यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपको पता है इकट्ठे एक काम के लिए हो रहा है कि कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं 21 अक्टूबर को। उसके लिए रावलपिंडी शहर में तौला तारड़ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की वो आप यहाँ कोऑर्डिनेटर बने हैं और माशाल्लाह ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कहते हैं ना कसर रह गई थी वो भी ठीक हो रही है और हम इकट्ठे यकजा होकर एक कायद के झंडे तले इकट्ठे होकर हमने एक ही काम करना है कि अपने कायद का इस्तकबाल करना है। बाकी आप सब का शुक्रिया, मेरे सब भाई तशरीफ़ लाए हैं, ये भी बात कर लेंगे। आप तौला तारड़ साहब को मैं माइक देता हूँ। और यहाँ पे नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं। मैं अपनी बात की इब्तिदा इस बात से करूँगा कि इंसान का पता तब लगता है जब मुश्किल वक्त आए। अच्छे वक्तों में तो तमाम संगी होते हैं, तमाम साथी होते हैं। कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के कॉज़ को जिस तरीके से नासिर भट्ट साहब ने एक मुश्किल दौर में आगे बढ़ाया, कानूनी मामलात में बतौर वकील मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत मुआवनत इनकी हासिल रही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, और खुशकिस्मती है जमात की कि उसको नासिर भट्ट साहब जैसे साथी जो हैं वो मुयस्सर हैं। और पिंडी की हमारी जो तंजीम है, पिंडी की जो हमारा सेटअप है, उसमें एक बहुत अच्छा एडिशन है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। और मुझे यहाँ इनके पास आकर खुशी इस बात की भी हुई कि यहाँ पे कसीर तादाद नौजवानों की है, यूथ की है, जो मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ। इससे बड़ा हौसला भी बढ़ा। और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारी आबादी का 70% यूथ है और आगे फ्यूचर भी यूथ का है, तो सियासी रहनुमा जो यूथ को अपने साथ मुंसलिक करेंगे, जिनके साथ यूथ की अच्छी तादाद होगी, मैं समझता हूँ कि वो उनको आगे जाके भी आसानी होगी। और ये एक असल नुमाइंदगी है अवाम की जो यहाँ पे आज देखने में आ रही है। सजाद खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूँ ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो देखिए सरदार तारिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं जी। मैं कहना ये चाहता हूँ मलिक सुल्तान साहब भी मौजूद हैं जी माशाल्लाह। यहाँ पे एक अच्छी नुमाइंदगी पिंडी की क़यादत की मौजूद है। और मैं नासिर भट्ट साहब के हवाले से बात करना इसलिए ज़रूरी समझा कि मुश्किल वक्त पर जब हम डटे हुए थे तो इनके बहुत सारे इक़दाम से हमें हौसला मिलता था कि ये कायद का कैसे हाथ बटा रहे हैं और कायद के कॉज के लिए कैसे जो है वो हर चीज़ अपनी दाव पे लगा रहे हैं। तो मैं इनको खिराज तहसीन भी पेश करने आया हूँ। और मैं खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ, शुक्रिया भी करने आया हूँ। और इस मौके की मुनासबत से मैं आपको ये बताता चलूँ कि असल मकसद 21 अक्टूबर जो कायद की आमद है, और वो आपको पता है कि लंदन के अपने दफ्तर में आखिरी अपना दिन गुजार कर सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहाँ पर वो अपने अयाम गुजार कर उम्रा का जो एक फरीज़ा है वो अदा करके उसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देकर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। तो तमाम अभाम मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। तमाम जो अभाम है, तमाम जो अफवाहों का एक बाज़ार सरगर्म था, वो अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। और मियाँ साहब की वापसी में अब किसी किस्म की कोई ना कन्फ्यूजन है, ना कोई किसी किस्म की कोई आर है, ना अभाम है। 21 की तारीख इंशाअल्लाह ताला अटल है, कन्फर्म्ड है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। और ये एक तारीख साज दिन होगा। ये एक तारीख साज दिन इसलिए होगा कि 2018 में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो तरक्की का सफ़र जहाँ छोड़ के गए थे, जब पेट्रोल 100 रुपये का था, जब बिजली जो थी वो 12 से 15 रुपये फ़ी यूनिट थी, जब डॉलर जो था वो 115 रुपये के ऊपर था और महंगाई नाम की चीज़ नहीं थी इस मुल्क के अंदर, तो वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में वो सुनहरी दौर था कि जब लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया गया। आप माजी पर नज़र दौड़ाएँ तो आपको पता लगेगा कि 2013 में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी और इकॉनमी को 500 अरब रुपए सालाना लॉस था। 4 साल के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, 12 मोटरवेज बनी, बिजली के कारखाने, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ। सीपैक के तहत 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बहाल हुए। तो ये 2018 से 22 इस सफ़र को ब्रेक किसने लगाई?
अब महंगाई का जिम्मेदार वो है जो अडियाला जेल में बंद है, और 16 महीने की हुकूमत जो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो क्यों कबूल की गई? वो इसलिए कबूल की गई कि अगर रियासत का बोझ ना उठाते और उस वक्त ये हुकूमत ना लेते तो आज अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया होता तो पाकिस्तान में एयरलाइंस आना बंद हो जाती, बैंकों के बाहर पैसे विड्रॉ करवाने वालों की लाइनें लगी होती, एलसीएम नहीं खुल रही होती, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती, इंडस्ट्री बंद हो जाती, डॉलर 500 टॉप जाता, पेट्रोल 400 टॉप जाता, फैक्ट्री के बाहर बेरोज़गार मुलाजमीन की और मज़दूरों की लाइनें लगी होती। ये वो पाकिस्तान था जो ये कहता था मैं इसको श्रीलंका बनाना चाहता हूँ, और वो देखिए कि खुदा का करना है, हमने इसको डिफ़ॉल्ट से बचाया तो आज डॉलर का रेट उसी वजह से स्टेबल है। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो आपको नजर आ रहा है कि क्रैकडाउन हो रहा है मनी चेंजर्स के ऊपर, करेंसी माफिया के ऊपर, डॉलर के रेट में जो कमी आई है, रुपया मुस्तहकम हुआ है, ये उसी के समरात हैं जो 16 माह में आईएमएफ की डील को फाइनल किया गया। वरना वो शख्स तो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। इतना वक्त ज़ाया किया कि आईएमएफ की शराइत सख्त से सख्त तरीन होती गई। अब आगे का एजेंडा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब लेके आ रहे हैं, मईशत की बहाली, रोज़गार के मौके, एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, डेवलपमेंट लेड इकॉनमी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सिर्फ बातें नहीं हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने अमली तौर पे हमेशा इस मुल्क को मुश्किल से निकाला है, भंवर से निकाला है, तरक्की की इशारा पर गामजन किया है। तो वो एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए अब इक़्तिदार कोई मानी नहीं रखता। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद उनके लिए अब मानी रखते हैं तो वो पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर खोया हुआ मकाम है। और मैं पूरा पिंडी डिस्ट्रिक्ट, गुजर खान से लेके मरी तक, टेक्सला, चक्री, मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट फिरा हूँ, और एक ज़िम्मेदारी है तो मैं तो दिन रात एक किए हुए हैं, सोता भी नहीं हूँ। आज भी देखें मैं लाहौर से मरी, मरी से आपके पास हूँ, यहाँ से 2 और जगह जाऊँगा। तो मैं जो पल्स है, लोग कहते थे कि जी अवाम जो हैं वो शायद ना निकलें, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे कारकुन मुतहरिक हो गए हैं, जोशो जज्बा बढ़ गया है। और देखें बेशऊरी और बाशऊरी में बड़ा फ़र्क होता है। मियां तेरे जान सर बेशुमार महमूद भट्ट जिंदाबाद, जो खान जिंदाबाद। अवाम बाशऊर हैं, उनको महंगाई के इसबाब का भी पता है, मुल्क को इस तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों का भी पता है, और मुल्क में जिन्होंने तरक्की की, मुल्क में जिन्होंने खुशहाली लेके आए, उनका भी बखूबी इल्म है। पूरे पाकिस्तान में हमारे साथी, हमारे कारकुन, हमारी तंजीम मुतहरक है, मुनज़्ज़म है। और कल रात के लाहौर के जलसे ने, जो कायद की आमद से पहले का जलसा है, जिसमें अवाम ही अवाम थे, तमाम अभाम, तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दी कि सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, वो अपनी जगह पर। मगर लाहौर का कल का जलसा मेन जलसे जितना था, तो आप सोचें कि जब नासिर भट्ट साहब की क़यादत में यहाँ से लोग निकलेंगे पिंडी से, और ये तो अभी पिंडी को और बाकी अजला को पार्टिसिपेशन का कहा गया है, वहाँ पे ज़्यादा तादाद तो लाहौर की होनी है। और मीनारे पाकिस्तान का वेन्यू चुना तो ये सोच समझ के चुना कि ये एक बड़ा वेन्यू है और एक तारीख साज जलसा होने जा रहा है। मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह हमारी लाज रखेगा कि ये तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होगा। मीनारे पाकिस्तान में शायद ही इससे बड़ा जलसा हुआ होगा। जो तैयारियां हैं और बहुत सारे आपके सवालात भी होंगे, मगर कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कानूनी मशावरत भी जारी है, कानूनी तैयारी भी जारी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए जो एजेंडा है, मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, वालिहाना फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल होगा, तारीख साज इस्तकबाल होगा, और एक ऐसा जलसा होगा जो चश्मे फलक ने पहले इंशाअल्लाह नहीं देखा होगा। और इस हवाले से
पिंडी की जो कंट्रीब्यूशन है मैं उसको दोबारा से सराहता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। पिंडी की मजबूरी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कोई इख्तलाफात जो हैं वो आड़े आएंगे या कोई ऐसे इख्तलाफात मौजूद हैं। इस्तकबाल कायद के हवाले से सब मुत्तफिक हैं और सब एक पेज पे, और इंशाल्लाह इस पे आपको भरपूर रिजल्ट नजर आएगा जी। देखें, एक 4 साल की हुकूमत आई, हम छोड़ के गए थे पेट्रोल 100 रुपए पे, मैंने आपको बताया, और वो पहले मुक गया है, वो देखिए, हम पेट्रोल को 100 रुपए पे, डॉलर को 115 पे, बिजली को 12 रुपए फी यूनिट पे छोड़ के गए थे। 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई। सीपैक को रोल बैक कर दिया, तरक्याती मंसूबे रोक दिए, IMF की डील को कहा मैं खुदकुशी कर लूँगा, पीपल्स पार्टी के साबका अदवार के 2 वज़राए ख़जाना को किस्मत आजमाने का मौका दिया, शौकत तरीन साहब को, हफीज़ शेख साहब को। अब मुझे बताइए, जो हालात हम छोड़ के गए थे, 4 साल के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई, हमने तो 16 माह में आके डिफ़ॉल्ट से बचाया, क्योंकि बिल्कुल तबाही फैल जानी थी। कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ था कि न्याजी को अपनी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल करने देनी चाहिए, मगर क्यों नहीं करने हमने दी, और हमने क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, क्योंकि हम उसको अनपॉपुलर करने के लिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं करा सकते थे, और मुल्क डिफ़ॉल्ट होता तो वापसी पे आना बड़ा मुश्किल था। तो 16 माह की कारकर्दगी देखें अपनी जगह पे मौजूद है। रियासत का बोझ उठाया, डिफ़ॉल्ट से ना बचाते तो आज डॉलर मुस्तहकम ना होता। हर आपकी महंगाई, आपकी हर चीज़ डॉलर से लिंक्ड है। इस बात को समझें कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो पेट्रोल महंगा होता है, जब डॉलर ऊपर जाता है तो आपकी तमाम चीज़ें महंगी होती हैं, और अब वो कंट्रोल में आ रहा है, स्टेबल हुआ है। ये उसी के समरात हैं जो IMF की डील हम करके गए थे। ना करके जाते तो आज ये स्टेबल ना होता। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो कानूनी मामलात हैं, वो अरशद मलिक का मामला हो, वो शौकत सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट हो, वो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाले जाना हो, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, हर गुजरते दिन के साथ उनकी बेगुनाही के सबूत सामने आए हैं। एवनफील्ड के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मुआवनत और एयानत की एक जुर्म के अंदर। तो कोर्ट ने कहा कि हम अब इस बात को देखेंगे कि क्या जुर्म सरजद भी हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर सरजद नहीं हुआ तो फिर मुआवनत और एयानत ख़त्म हो जाती है। बाइज़्ज़त बरी करते हुए ये कहा कि क्योंकि जुर्म सरजद ही नहीं हुआ, इसलिए मुआवनत और एयानत का जुर्म सरजद नहीं हुआ, इसलिए हम उनको बाइज़्ज़त बरी करते हैं। तो उनकी अपीलें मौजूद हैं अल अज़ीज़िया में भी और एवनफील्ड में भी। उनके आने के बाद वो रिवाइव हो जाएंगी, मगर जो अभी सोच चल रही है कि उनकी वापसी के हवाले से हिफाजती ज़मानत के जो हैं वो इक़दाम किए जाएँ, उस पर कानूनी मशावरत है, उसकी तैयारी है। तो वो एक अलग मरहला है जो बेल का है। बेल के बाद अपीलों के अलग मराहिल हैं। तो कानूनी टीम पूरी तौर पे इस तमाम मरहलों से गुजरने के लिए तैयार है। कि यूथ के लिए हमने सिर्फ नारा नहीं लगाया, हमने लैपटॉप्स का प्रोग्राम शुरू किया। उसमें नहीं देखा गया कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है या कौन मजदूर का बच्चा है। मेरिट के ऊपर जो नाम था, एक लैपटॉप भी मेरिट से हट के नहीं दिया गया। खेलों के मैदान बनाए गए, बहुत सारा काम यूथ पे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब 70% हमारी पॉपुलेशन यूथ की है। स्किल्स ट्रेनिंग, इंटर्नशिप का प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब लाए। अब देखें, जिन लोगों ने लंगर बांटा या पनाहगाहें बनाई, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं थी। अब अंदाज़ा करें कि लंगर बांटना वज़ीर आज़म का काम है या NGOs का काम है। हमारे दिए हुए लैपटॉप से आपकी कोविड के दौरान इकॉनमी खड़ी रही। जो लाखों लैपटॉप दिए गए थे, अगर वो ना दिए गए होते तो कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम ना होता, तालिब इल्म तालीम ना हासिल कर सकते। एक तो ये लैपटॉप प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। खेलों के मैदान बने, तो पिंडी में बहुत सारे मैदान बने। स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए हमने काम किया। स्किल्स ट्रेनिंग के लिए, जो वोकेशनल स्किल्स हैं, स्किल्स ट्रेनिंग के लिए काम किया, उसको जारी रखेंगे। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से पहली दफ़ा तारीख़ में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बना, जो कि पहले कभी नहीं बना था। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वुमेन ऑम्बड्स पर्सन की पोस्ट क्रिएट की गई, जो पहले कभी नहीं क्रिएट की गई थी। विमेन का कोटा बढ़ाया गया एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मियां नवाज शरीफ ने हमेशा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया। आप 90s का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट देखें, जो इंडिया ने कॉपी किया था, उससे कितनी तरक्की हुई। आज
अगर मियाँ नवाज शरीफ का ये एजेंडा ना आगे लेके चले होते, अभी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आपके काम आ रहा है, फिर आप आगे चले। मलेशिया ने हमारे इकोनॉमिक प्लान्स काफ़ी कॉपी किए। साउथ एशिया की पहली मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, जो डेवलपमेंट लेड ग्रोथ है, जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी होती है, जिससे इकॉनमी का पहिया चलता है। वो इंट्रोड्यूस ही मियाँ नवाज शरीफ ने कराई है। आप जितने बड़े मंसूबे देखेंगे मियाँ नवाज शरीफ की छाप है। CPEC के हवाले से उनकी बड़ी क्लैरिटी है। उसके अलावा वो जब भी बरसरे इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने हमेशा बिजनेस इंडस्ट्री को, ताजरों को रिलीफ दिया है और उनको रिलीफ दे के कोशिश की है कि टैक्स नेट को ब्रॉड करके जायज़ टैक्सेस लागू किए जाए, नाजायज़ टैक्स ना लगे। तो मियाँ नवाज शरीफ की एक बिजनेस फ्रेंडली हिस्ट्री है पॉलिसीज़ के हवाले से, और डेवलपमेंट लेड ग्रोथ उन्होंने 2013 से 18 गवर्नमेंट, आप देखें ना, हमने जब गवर्नमेंट ली है 18 घंटे लोड शेडिंग थी, फैक्ट्रियाँ तकरीबन बंद हो चुकी थी, एक्सपोर्ट्स आपकी डिक्लाइन कर गई हुई थी। CPEC आया $64 अरब, उसके साथ साथ लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। मियाँ नवाज शरीफ ग्रोथ को 5.8% के ऊपर ले गया। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो प्रोजेक्टेड थी 6.4% पे, महंगाई 4% के ऊपर थी। तो मैं समझता हूँ कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, अमली तौर पे करके दिखाया, और वो इंशाल्लाह स्किल रखते हैं और उनके पास भरपूर टीम मौजूद है जो इंशाल्लाह इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी। साहब ये बताइएगा कि पहला सवाल ये कि आपका आने वाले इंतखाबात में किस जमात के साथ मुकाबला होगा, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या रावलपिंडी की क़यादत जो साथ है अवाम में इस हद तक ख़त्म हो चुकी है कि मरकज़ी क़यादत को शहर में आके गली गली मोहल्ले मोहल्ले आके अपना ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा ये बताइए कि हमेशा एक बात इख्तिलाफात की बात का हुस्न करार देंगे, खूबसूरत अंदाज से कहा दिया जाता है इख्तिलाफात को हल किया जाता है, जिसकी जिंदा मिसाल आपके साथ सजाद खान साहब रहने का इलेक्शन है। तो ये जमहूरियत को हुस्न आहर कब खत्म होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि कोई मरकज़ी क़यादत को आके गली गली महल्ले महल्ले जाना पड़ रहा है। पार्टियों के अंदर हमेशा नई जदीद टेक्निक्स आती रहती हैं, नए मामलात होते रहते हैं। अगर पार्टी ने एक मॉनिटरिंग मेकनिज़म बनाया है और एक ज़िले के बंदे को कहे दूसरे में जाएं, दूसरे को कहे तीसरे में जाएं, मेरे ज़िले में गुजरांवाला में राना मशहूद साहब तशरीफ़ लाए हैं, नासिर भट्ट साहब मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं, तो एक जिद्दत पैदा हुई है। लोकल आदमी तो 24 घंटे यहाँ पे है ना, तो बाहर से कोई लीडर आता है, एक चाम पैदा होता है, लोग मिलते हैं, लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, लोग नारे लगाते हैं, सियासत है ना। तो मैं समझता हूँ अच्छी पॉलिसी है कि मुख्तलिफ लीडर्स की मुख्तलिफ ज़िलों में जो है वो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है, जिससे जोशो जज्बा बढ़ रहा है। और जो कारकर्दगी की बात है, जिन्होंने घर में बैठ के व्यापार किए, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता कि इद्दत में निकाह किया, बच्ची वाला केस, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हालांकि वो भी बड़े राइप केस हैं। जमाइमा साहिबा आज इसराइल के हक़ में ट्वीटें कर रही हैं वहाँ पे बैठ के, तो मुझे बताएं कि जैक गोल्डस्मिथ जो आज बरतानिया में बैठ के कैंपेन चला रहा है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, इसराइल के हक़ में, ये कौन सी लॉबी है जो इमरान खान साहब को यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी? और ये कौन सी लॉबी थी? सादिक खान एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी है, उसकी कैंपेन चलाने की बजाय जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन किसने चलाई थी? आज आई स्टैंड विद इसराइल का हैशटैग कौन लगा रहा है? और यहाँ पे यूट्यूबर और वीलॉगर बैठ के, आप तो चले रिपोर्टर हजरात हैं, आपका एक करियर है, आप एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। आजकल जिसका दिल करता है वो कैमरा ऑन करता है, जी एक दिन के लिए खान साहब को रिहा कर दे, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ेगा मुस्लिम उम्मा का लीडर। भाई कौन सी मुस्लिम उम्मा का लीडर और कहाँ का लीडर? वो मुस्लिम उम्मा किधर थी? अब जमाइमा साहिबा के पास क्यों परवरिश पा रही हैं सीता वाइट साहिबा की साहबजादी? उन्होंने क्यों रखा हुआ है? उनकी रिश्तेदारी थी सीता वाइट के साथ, वो अमेरिका में रहती थी, ये बरतानिया में रहती हैं। अपने घर के अंदर खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को बेच देना, करोड़ों अरबों रुपए के मुनाफे कमा लेना। तोशा खाना अगर मुझे कोई तोहफा मिले, मैं घर एक चीज़ के लिए लेके जाऊंगा कि मैं घर में रखूं, भट्ट साहब आएँ या सजाद खान साहब, मैं इनको दिखाऊं कि जी ये मुझे अमेरिका के सदर ने दिया था, ये मुझे बरतानिया के वज़ीर आज़म ने दिया था। कारोबार के तौर पे सरकार के पैसे को खा जाना, हराम माल को खा जाना, इससे बड़ी लानत कोई नहीं है। और देखिए 4 साल में मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, एक अच्छा काम बता दें तकरीर के अलावा। तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, नारे बहुत अच्छे लगवाते हैं, टिकटॉक बहुत अच्छी बनवा लेते हैं, लाइक्स बड़े आ जाते हैं। एक अमली मुझे बता दें कि जी काम किया हो जिसकी अब आवाम में पजीराई हो। सेहत कार्ड वो भी चोरी का। सायरा तारड़ साहिबा मिनिस्टर थी, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, सेहत कार्ड लॉन्च किया गया। अब मुझे बता दें कोई ऐसा काम जो नया लेके आए हूँ
बातें बहुत की हैं। और जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुक़ है, देखिए हर किसी का हक़ है कि वो पार्टी टिकट के लिए अपनी दौड़ लगाए। क्या करे, रोक दें, मना कर दें, किसी एक शख्स के नाम कर दे, ये नहीं हो सकता। हर किसी ने मेरिट पे अपनी दौड़ लगानी है। देखें कई दफ़ा हुआ है, कई लोगों की टिकटें मिलती हैं, कईयों को नहीं मिलती हैं। आखिरी हद तक उसके लिए ट्राई करना, क़यादत के साथ मोहब्बत का इजहार करना, अपनी सियासी जद्दोजहद करना हर साथी का, हर कारकुन का राइट है। मैंने जिस तरह कहा, हम सरकारी डिपार्टमेंट नहीं हैं कि आप कहेंगे इधर एक ही डिप्टी सेक्रेटरी बैठेगा, इसकी कुर्सी है, इधर एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठेंगे, दरवाज़ा नॉक करके जाइए। अवामी लोग हैं, खुला हाथ है, खुला दरवाज़ा, जिसका दिल करे वो आए। जमातें ख़ानदानों की तरह होती हैं, लोग आते हैं, लोगों को वेलकम किया जाता है। तो इख्तलाफ तो एक घर के अंदर दो भाइयों के अंदर हो जाता है। आप परवेज़ अली साहब को नहीं देखा, जमात भी टूट गई, घर भी टूट गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो ये छोटे मोटे इख्तलाफात मैं समझता हूँ कि ये ना तो मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल में कोई रुकावट हायल होगी। और देखिए पार्टी टिकट जब अवार्ड हो जाए ना, फिर सबका काम है उस टिकट की सपोर्ट करना। तो मैं इसलिए ये समझता हूँ किसी सियासी कारकुन को डिस्करेज करना या उसको रोक देना सियासी काम से, ये सियासत नहीं है, ये फिर कार्य सरकार और उमूर सरकार में आ जाता है। तो ये जमहूरियत का हुस्न बिल्कुल है। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे कई फ़ैसले मुझे कबूल नहीं थे पार्टी के, मगर जब फ़ैसले हुए मैं अगले दिन कैंपेन में खड़ा था और कैंपेन चला रहा था। तो ये हमारी सरकारी जमात नहीं है, ये सियासी जमात है। सरकारी जमात आपने अभी जिक्र वो किया कि आपका इत्तेहाद किससे होगा। देखिए तहरीक इंसाफ मार्ज़ वजूद में आई थी गैर फितरी अमल के नतीजे में। गैर फितरी अमल क्या था कि लोगों को हाँक हाँक के बनी गाला ले जाया गया था, हमारी जमात के हिस्से किए गए थे, हमारे लीडर को जेल भेजा गया था, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया था, रातों रात लोगों के कान मरोड़ के, बाजू मरोड़ के उनको कहा गया था तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। बदतरीन तशद्दुद के इंतकामाना कार्रवाइयों के बावजूद 2018 में पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी 130 सीटों के साथ। तहरीक इंसाफ को धांधली के बावजूद 120 सीटें मिली। आज़ाद उम्मीदवारों को कहा गया पटके पहनो। अब देखिए मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ, हर बात इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन दो सियासी जहन थे जो तहरीक इंसाफ में शामिल थे। ग्रास रूट लेवल के सियासी वर्कर से उनका राब्ता था, उन्होंने ज्वाइन करवाया लोगों को पीटीआई के अंदर। अब इमरान खान को किसने कहा था कि अलीम खान पे पर्चा दे दो नैब का, उसको अंदर करवा दो और उसकी बीवी को 1.5 घंटा वेटिंग रूम में बिठाओ जब वो मिलने आए। इमरान खान को किसने कहा था कि आप जहांगीर खान तरीन की बच्चियों पे पर्चे दे दें, उसको जेल में भेज दें, उसके ऊपर इंक्वायरियां लगा दें। अब जब ये सारे अमल किए और दो सियासी लोगों को यहाँ से निकाल दिया जो मेन सियासत का महवर थे, सियासी जहन के मालिक थे, जमात टूटना शुरू हो गई। साथ किसको लगाया? जो दो लोग आज भागे हुए हैं, एक शहबाज गिल और एक शहजाद अकबर, वो तबाह बर्बाद करके आज बाहर भाग गए हैं। तो ये जमात जब हिस्से हुए हैं, जिस तेज़ी से ये इमारत खड़ी हुई थी खोखली, उसी तेज़ी से ये टूटी है। अब जिन लोगों को इख्तलाफात थे, अब पर्चे तो इमरान खान ने कराए थे, तो ये जो IPP भी मार्ज़े वजूद में आई है, मैं समझता हूँ कि अब क्या ऑप्शन थी अलीम खान के पास और जहांगीर तरीन के पास। ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया इमरान खान की ज़ात के ऊपर। आपको पता है इमरान खान साहब बंटवानी रखते हैं, गाड़ी किसी और की है, किचन किसी और का है, खर्चा कोई और चला रहा है, घर कोई और बना के दे रहा है। और मैं यहीं रुक जाऊंगा, इससे आगे मैं जाना नहीं चाहता। मगर अब जिन लोगों ने अरबों रुपए लगाए उन पे पर्चे करा दो, उनको जेलों में डाल दो। बुज़दार, आज उस्मान बुज़दार का नाम लेने वाला कोई है पाकिस्तान के अंदर? किसी को याद भी है कि पंजाब के सबसे बड़े सूबे के ऊपर क्या जुल्म ढाया गया? बुज़दार साहब इखलाकी तौर पे बहुत अच्छे आदमी, हमारी जमात में रहे। उनके वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार हमारी जमात में रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी, वज़ादार लोग हैं। क्या अहलियत थी कि पंजाब का वज़ीरा लगाया जाता? घर में बैठ के फाल निकाला, ऐन से उस्मान, ऐन से इमरान, ऐन से फ़लाँ, पुतले जला दो, सुइयाँ चबो दो और वज़ीर आला पंजाब बन गए। तो मुझे अब बताएं कि पंजाब से क्यों बदला लिया गया पूरे 4 साल? और बुज़दार की मोहब्बत में पीली साहिबा फ़ोन करती थी, ये तंग कर रहा है, जेल में डाल दो। शामो शाम बंदा जेल के अंदर ठाक, वो गया। तो ये जो पंजाब से बदला लिया गया है, जो गैर फितरी अमल होता है ना, वो गैर फितरी होता है। नवाज शरीफ जैसा लीडर बनते हुए कई दहाइयाँ लगती हैं, जलावतनियाँ काटनी पड़ती हैं, जेलें काटनी पड़ती हैं, बहादुरी से मुकाबला करना पड़ता है।
आज कह रहे हैं कि मुझे टहलने का मौका दे। भाई आप बागे जिना में आए हुए, अयूब पार्क में आपको सेल बना दे। अल्लाह माफ़ करे, किस फिरौनियत से और रौनत से कहते थे कि मैं एसी उतार लूँगा, घर का खाना बंद कर दूँगा, ठोक दूँगा, मार दूँगा, उल्टा लटका दूँगा। आज उनके वकील कह रहे हैं कि आज खासे गुस्से में पाए गए, बीपी हाई था, मुझे टहलने का मौका दिया जाए। भाई अयूब पार्क ले जाते हैं आपको सुबह, आप वहाँ पे सैर कर लिया करें अयूब पार्क के अंदर। मतलब हद हो गया। आप चोरी के इल्ज़ाम में जेल में है, साइफर के इल्ज़ाम में जेल में। बात यह है इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से भी मुशावरत नहीं हुई। कहीं कहीं अगर सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। मगर सियासी इस वक्त हरीफ हमारे सामने पंजाब में फ़िलहाल मुझे कोई नज़र नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपना हल्का भी देखता हूँ, वहाँ पे कोई मुकाबला उस तरह से नहीं है। पीटीआई के लोग या तो छोड़ गए हैं, या देखिए अब इस्टेब्लिशमेंट को दोष देने वालों को मैंने एक मिसाल दी जहांगीर तरीन की और अलीम खान की। मैं एक और मिसाल देता हूँ। 9 मई के हमले क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कराए? 9 मई का किसने कहा था आपको हमले कराने का? आपकी बहनें मौजूद थी, आपके भांजे ने वर्दी डंडे पे लटका के वहाँ पे तकरीर की, कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी। अब मुकदमात हुए हैं, क्या करें? 9 मई के मुल्जिमान को हार पहनाएं, सोने के ताज पहनाएं, सर पे बिठा लें, कौमी हीरो डिक्लेयर कर दें, निशाने हैदर अवार्ड कर दें। ये वो लोग हैं जो मनसूबाबंदी करके आए थे और खान साहब इस मनसूबाबंदी के पीछे थे। अब सैबोटाज की डेफिनेशन सुन लें। सैबोटाज वो होता है कि जब किसी भी मुल्क की आप सलाहियत कम कर दें कि वो बाहर के अटैक को रिस्पॉन्ड ना कर सके। मेरा आपसे सवाल है, अगर 9 मई की शाम को लाहौर पे हमला हो जाता, कोर कमांडर हाउस जल चुका था, कोर कमांडर साहब मौजूद नहीं थे, फोर्सेस तितर बितर थी, एक्सटर्नल थ्रेट को किसने रिस्पॉन्ड करना था उस रात को? ये होता है सैबोटाज। कानूनी बात आपसे मैं कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है मैंने तमाम आपके सवालात का जवाब दिया। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ को जितना एतमाद हासिल है मशरिक़ वस्ता की लीडरशिप का, मशरिक़ वस्ता के ममालिक का, दोस्त ममालिक का, वो किसी और को हासिल नहीं है। हमेशा मियाँ नवाज़ शरीफ की हमारे दोस्त ममालिक ने, अरब ममालिक ने बड़ी लाज रखी है। और मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ कि जब एटमी धमाके हुए तो आपने क्लिंटन वाली कहानी सब ने सुनी है। मेरे दादा मरहूम रफ़ीक तारड़ उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, तो उस वक्त के वली अहद अब्दुल्ला यहाँ तशरीफ़ लाए थे लाहौर, और वो मियाँ नवाज़ शरीफ के गले लग के रोए और उन्होंने अरबी में उन्हें कहा कि आप मेरे अच्छे हकीकी भाई हैं, आपने मुस्लिम दुनिया का पहला एटॉमिक टेस्ट किया है। तो देखिए एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ खुशखबरी इंशाल्लाह लेके आए। बहुत शुक्रिया।